मूवी की शुरुआत एक एडवेंचरस कपल साशा और टॉमी से होती है, जो पहाड़ की खतरनाक ऊंचाई पर लगाए हुए अपने टेंट में रुके हुए हैं। पिछले कई दिनों से दोनों इसी तरह अलग अलग जगहों पर टेंट लगाकर रुकते हुए ऊपर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बार उनका लक्ष्य नॉर्वे की सबसे ऊंची और खतरनाक पहाड़ियों में से एक की चढ़ाई करना है। दोनों ही ऐसे एक्सट्रीम एडवेंचर के दीवाने हैं, इसलिए वे दिन भर मस्ती भरे अंदाज में ऊपर बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक जगह साशा का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर पड़ती है। चोट ज्यादा नहीं लगती, मगर वह फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि यही वह जगह होती है जहां वह हर बार आकर अटक जाती है। टॉमी उसे आराम से दोबारा कोशिश करने के लिए कहता है, लेकिन साशा कई बार कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हो पाती। तभी मौसम भी खराब होने लगता है, इसलिए दोनों वहीं दोबारा टेंट लगाने का फैसला करते हैं। रात में टॉमी मौसम को देखकर अपनी चिंता जाहिर करता है कि अब उसके अंदर ऐसी खतरनाक क्लाइंबिंग करने की ताकत नहीं बची है। साशा इसे उसकी पुरानी आदत समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन टॉमी कहता है कि किस्मत हमेशा साथ नहीं देगी और अपना लकी कंपास दिखाता है, जिसे साशा गुस्से में एक तरफ रख देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में तूफान और तेज हो जाता है, इसलिए दोनों मजबूरन तय समय से पहले नीचे उतरने का फैसला करते हैं। ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं और दोनों सिर झुकाकर पहाड़ की दीवारों से चिपकते हुए नीचे बढ़ते हैं। टॉमी पहले साशा को एक सुरक्षित जगह पर उतार देता है, लेकिन इससे पहले कि साशा उसकी रोप में गांठ बांध पाती, तभी एक बड़ा पत्थर सीधे टॉमी को लग जाता है और वह गिरकर नीचे लटक जाता है। साशा पूरी ताकत से रोप पकड़ लेती है, लेकिन टॉमी बेहोश हो चुका होता है। साशा उसे बार बार आवाज देकर जगाने की कोशिश करती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे उसका वजन साशा को भी नीचे खींचने लगता है। आखिरकार रोप उसके हाथ से छूट जाती है और टॉमी गहरी खाई में गिरकर मर जाता है। साशा बेबस होकर अपनी आंखों के सामने यह सब देखती रह जाती है। 5 महीने बाद उसी गिल्ट और दर्द के साथ साशा ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है। टॉमी का लकी कंपास अभी भी उसके पास है और इस बार वह वंडारा नेशनल पार्क के खतरनाक जंगलों में जा रही है। जंगल में घुसने से पहले एक गार्ड उसे चेतावनी देता है कि इस जंगल में कई लोग गायब हो चुके हैं, इसलिए उसे अकेले अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर भी साशा रजिस्टर साइन करके अंदर चली जाती है। आगे रास्ते में वह एक सुपरमार्केट में रुकती है, जहां कुछ हंटर्स उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। तभी काउंटर पर अपना सामान बेचने आया एक आदमी बेन बीच में आकर उसकी मदद करता है। माहौल शांत होने के बाद जाते जाते साशा बेन द्वारा लाया गया जर्की का एक पैकेट खरीद लेती है। बाद में बेन उसे जंगल के अंदर जाने का रास्ता भी बताता है और एक सेफ कैंपिंग स्पॉट भी सजेस्ट करता है, जहां बहुत कम लोग जाते हैं। साशा उसी दिशा में निकल पड़ती है और शाम होते होते वह नदी किनारे पहुंचकर कैंप लगा लेती है। लेकिन रात होते ही वही हंटर्स वहां भी आ जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। साशा उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और खुद को अपनी कैंपर वैन में बंद कर लेती है। उसकी पूरी रात इसी तरह डर और बेचैनी में गुजरती है। लेकिन अगली सुबह वे लोग जा चुके होते हैं तो साशा राहत की सांस लेते हुए अपनी कयाक के जरिए नदी के रास्ते आगे बढ़ती है। धारा के तेज बहाव के साथ कई किलोमीटर नीचे जाने के बाद साशा ब्लैकस्टोन बे पहुंचती है, जहां उसे कुछ पुराने सामान दिखाई देते हैं, जो शायद उन्हीं मिसिंग लोगों के होते हैं जो कभी यहां से लौटकर नहीं गए। वह वहीं रुककर कैंप लगा लेती है, अपने कपड़े सुखाती है और सेफ्टी के लिए अपना बैग पेड़ पर टांग देती है। लेकिन अगली सुबह जब वह जागती है तो देखती है कि उसका बैग गायब है। ऊपर से अचानक अपनी टेंट के अंदर उसे एक डरा हुआ सांप भी दिखाई देता है। ये देखकर साशा घबरा जाती है। वह फिर से अपनी कयाक लेकर नदी की दिशा में आगे बढ़ने लगती है और कुछ दूरी पर जंगल के बीच बने एक अजीब से शेल्टर तक पहुंचती है। वहां उसे फिर से बेन मिलता है। जब साशा अपने बैग चोरी होने की बात बताती है तो बेन आराम से कहता है कि शायद बंदर या कोई जंगली जानवर उसे ले गए होंगे। फिर वह उसे बैठाकर खाना पानी ऑफर करता है और बताता है कि वह खुद मीट सुखाकर दुकानों में बेचता है। उसने जर्की ब्रांड का नाम भी अपनी माँ जानूस के नाम पर रखा है। दोनों कुछ देर तक एडवेंचर्स की बातें करते हैं, लेकिन माहौल अचानक बदल जाता है जब बेन बताता है कि पिछली रात वह उन्हीं हंटर्स के साथ था, सिर्फ यह देखने के लिए कि वे साशा को नुकसान न पहुंचाए। यही बात साशा के मन में गहरा शक पैदा कर देती है। वह तुरंत वहां से निकलने का फैसला करती है। तभी बेन अपने कैंप से साशा का बैग उसकी तरफ फेंकता है और एक क्रॉसबो और स्पीकर लेकर बाहर आता है। फिर वह स्पीकर चालू करके अजीब शांति से कहता है कि जब तक गाना खत्म नहीं होता वह भाग सकती है, उसके बाद वह शिकार शुरू करेगा। डर से कांपती साशा तुरंत अपना बैग उठाकर कयाक की तरफ भागती है। यहीं से बेन का खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। साशा तेजी से नदी के बहाव में कयाकिंग करने लगती है, जबकि बेन क्रॉसबो लेकर उसका पीछा करता है। घबराहट में अचानक साशा की कयाक पलट जाती है और उसका सिर टकरा जाता है। चक्कर खाती हुई वह किसी तरह किनारे तक पहुंचती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। तभी उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। मदद की उम्मीद में वह उनकी तरफ जाती है,
लेकिन पता चलता है कि वह सिर्फ एक फ़ोन है जिसमें वीडियो चल रहा है। यह भी बेन का जाल होता है। साशा तेजी से वहां से भागने लगती है। बेन भी एक शिकारी की तरह तीर चलाते हुए उसका पीछा करने लगता है। तीरों से बचते हुए साशा अचानक एक खाई से नीचे गिरने लगती है और फिर से नदी में जा गिरती है। किसी तरह वह एक शांत जगह पर पहुंचकर बाहर निकलती है। उसका फोन भी टूट चुका होता है। वह खुद को संभालती है और आगे बढ़ती है। साशा अपनी क्लाइंबिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके किसी तरह एक ऊंची खाई पर चढ़ जाती है। ऊपर पहुंचकर वह बाइनोक्यूलर्स से नीचे का इलाका देखने लगती है। उसे बेन के कैंप के पास एक बोट खड़ी दिखाई देती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता क्योंकि बेन अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। डर के मारे साशा फिर से थोड़ा नीचे उतरकर चट्टानों के बीच छिप जाती है। बेन ऊपर से उसे ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वह उसे देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद साशा दूर से देखती है कि बेन अपने शेल्टर के पास बेफिक्र होकर पानी में नहा रहा है और तेज म्यूजिक चला रखा है। साशा समझ जाती है कि यही सही मौका है। वह तेजी से नीचे उतरती है और चुपचाप बोट की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वह बोट को छुड़ाने की कोशिश करती है, अचानक एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसकी टांग बुरी तरह उसमें फंस जाती है। दर्द से उसकी चीख निकल जाती है। कुछ ही पलों में बेन वहां पहुंच जाता है। घबराई हुई साशा तुरंत उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे मार देती है और तेजी से खुद को ट्रैप से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे डराकर शांत कर देता है और फिर खुद ही ट्रैप खोल देता है। इसके बाद वह बताता है कि यह कोई खेल नहीं है बल्कि एक रस्म है। फिर वह साशा को रस्सियों से बांधकर पूरी रात वहीं कैद रखता है। अगली सुबह बेन साशा को अपनी बोट में बांधकर एक छुपी हुई जगह की ओर ले जाता है। रास्ते में वह उसके पति की मौत के बारे में बातें करता है। दरअसल उसने गार्ड के रजिस्टर पर लिखे साशा के नाम से उसके बारे में काफी कुछ रिसर्च कर लिया होता है। इसी बीच साशा चुपके से एक आयरन बार उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बेन साशा को ही पानी में फेंक देता है और उसे घसीटते हुए ही आगे ले जाता है। आखिरकार वे एक चट्टानी जगह पहुंचते हैं जहां नीचे उतरने के लिए वह साशा को हार्नेस देता है। साशा मजबूरी में उसके साथ नीचे उतरती है, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसकी रूह कांप जाती है। चारों तरफ इंसानी लाशें लटकी हुई होती हैं। यही सच सामने आता है कि बेन एक ह्यूमन हंटर है और जंगल में आने वाले लोगों को मारता है, फिर उनका मांस सुखाकर बेच देता है। साशा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे भी मारने के लिए हार्नेस से लटका देता है। तभी साशा वहां रखी एक फोटो देखकर बेन के बचपन और उसकी मां की बात छेड़ देती है। यहीं बेन इमोशनल होकर बताता है कि उसकी पहली शिकार उसकी अपनी मां ही थी। ये कहते हुए वह साशा को गले लगा लेता है, लेकिन उसी पल साशा मौका देखकर उसके कान पर जोर से काट लेती है और किसी तरह बचकर पास की तेज धारा में कूद जाती है। बेन भी उसके पीछे कूद जाता है और खुद को साशा के हार्नेस से अटैच कर लेता है। तेज धारा उन्हें बहाकर एक झरने से नीचे गिरा देती है, जहां बेन बेहोश हो जाता है, लेकिन साशा अभी भी बेन के साथ हार्नेस से अटैच होती है। वह किसी तरह पानी से बाहर आकर अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर तभी बेन भी होश में आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन मौका मिलते ही साशा एक पत्थर उठाकर बेन की एक टांग तोड़ देती है और दोनों घायल होकर वहीं नदी किनारे पड़े रहते हैं। रात में साशा पहली बार टॉमी की मौत का सच बताती है। वह स्वीकार करती है कि उसने टॉमी को बिना जाने छोड़ दिया था कि वह जिंदा है या नहीं, और यही गिल्ट उसे अंदर से खाए जा रहा है। सुबह साशा सामने खड़े पहाड़ को देखती है। बेन की टांग भी सड़ने लगी होती है। वह कहती है कि अगर वे यहीं रहे तो इन्फेक्शन उसे मार देगा, इसलिए बचने का एक ही रास्ता है पहाड़ चढ़कर मेडिकल हेल्प तक पहुंचना। वह बेन से डील करती है कि अगर वह उसे छोड़ दे तो वह उसे ऊपर चढ़ने में मदद करेगी। अपनी टूटी टांग के कारण बेन मजबूरी में मान जाता है और साशा के हाथ खोल देता है। अब साशा अपने साथ साथ बेन का वजन भी उठाकर चढ़ाई शुरू करती है। हर कदम दर्दनाक होता है। बीच में वह मौका देखकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बेन समझ जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। साशा समझ जाती है कि यह सही समय नहीं है। वह फिर से ऊपर चढ़ाई शुरू करती है और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर रोप को एक लकड़ी से बांध देती है, साथ ही अपनी नॉट भी ढीली कर देती है। बेन कुछ गड़बड़ महसूस करता है और रोप खींचता है, मगर इससे उसकी सपोर्ट ही छूट जाती है। साशा खुद को उससे अलग कर लेती है और बेन की रोप खोल देती है, जिससे वह खाई में गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब साशा अकेली होती है, घायल, थकी हुई और बिना किसी सेफ्टी गियर के, लेकिन वह हार नहीं मानती। अपने हाथों के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ाई जारी रखती है और गिरते संभलते आखिरकार चोटी तक पहुंच जाती है। चोटी पर बैठकर वह राहत की सांस लेती है कि वह नामुमकिन जगह से बच निकली है। रात में वहां से एक कार गुजरती है। साशा उनकी मदद से फॉरेस्ट पोस्ट तक पहुंचती है और बताती है कि सारे मिसिंग लोगों की लोकेशन उसे पता है। सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। अथॉरिटीज को उस गुफा में बहुत सारे लोगों की लाशें मिलती हैं।
सच सामने आता है कि जंगल में खोए लोग किसी जानवर के नहीं बल्कि एक इंसान के शिकार थे। अंत में साशा बीच पर जाती है। उसके हाथ में टॉमी का कंपास होता है, वही चीज जो पूरे सफर में उसके साथ रही। वह उसे चूमती है और समुद्र में फेंक देती है। फिर किनारे बैठकर पहली बार सुकून महसूस करती है, मानो अपना अतीत यहीं छोड़कर अब वह जिंदगी में आगे बढ़ रही हो। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।